अनुबंध अधिनियम में कुछ आधारभूत परिभाषाएं आपको बताई थी। उनमें 4 परिभाषाएं मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। पहली परिभाषा थी कि सेक्शन 2A में प्रस्ताव की परिभाषा, दूसरे 2B में वचन की परिभाषा, तीसरे 2C में वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की परिभाषा और 2B में प्रतिफल कंसिडरेशन की परिभाषा। आज 5वीं परिभाषा आपके सामने है, वो है ठहराव। ठहराव क्या होता है? एग्रीमेंट किसको कहते हैं? एग्रीमेंट का मतलब है प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं वचन एवं वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव है। कहने का आशय है, इससे पहले हमने वचन की परिभाषा पढ़ी थी। वचन का मतलब एक वचन या वचनों का समूह, यानी कई वचनों का एक समूह हो सकता है। वचन में हम लेते हैं कि प्रस्ताव होता है, स्वीकृति होती है, तो प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर के वचन का रूप धारण कर लेते हैं, एक बात है। तो हम वचन की बात कर सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के प्रस्ताव हों और कई प्रकार की स्वीकृति हो जिनको अलग अलग रूप से एक सेट के रूप में हम लेते हैं, तो इसको हम वचनों का समूह कहते हैं। तो ये हो गया एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस विच इज कंसिडरेबल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि एग्रीमेंट में प्रस्ताव होना चाहिए और स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति होती है तो एग्रीमेंट बन जाता है, इसको हम एग्रीमेंट में शामिल करते हैं। तो एग्रीमेंट में वचन और वचनों का समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। इसके बाद में अगली परिभाषा होती है पारस्परिक वचन, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब होता है कि जो दो पक्षकार हैं, हमारे वचनदाता और वचन ग्रहीता, तो 2C में हमने पढ़ा प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति वचनदाता होता है और प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता होता है। इसमें कह सकते हैं कि वचनदाता एवं वचन ग्रहीता ये दोनों एक दूसरे को प्रोमिस करते हैं। मैं अपनी मोटरसाइकिल आपको बेचना चाहता हूँ, ये एक प्रोमिस है, वचन है। ऐसे ही दूसरा पक्षकार भी ये कहता है कि मैं आपकी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। इस तरह से एक दूसरे को प्रोमिस देते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। तो जिसमें प्रस्ताव जो होता है वो केवल किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखा जाता है, एक व्यक्ति अपने ही सम्मुख प्रस्ताव रख करके और प्रोमिस नहीं कर सकता है। इस कारण से इसको कहते हैं रेसिप्रोकल है, जिसमें 2 व्यक्ति होंगे और 2 व्यक्ति एक दूसरे को प्रस्ताव रखने का और स्वीकार करने का काम करते हैं, इसलिए इसको रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात 2G में व्यर्थ ठहराव की परिभाषा दी गई है। 2 शब्द हैं, एक शब्द है व्यर्थ और दूसरा शब्द है ठहराव। ठहराव को हमने पढ़ा वचन एवं वचनों का समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। इसका मतलब है कि ठहराव तो है लेकिन वह ठहराव व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों होगा? व्यर्थ इसलिए होगा क्योंकि उसमें वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण नहीं होते, इसलिए व्यर्थ ठहराव को कहेंगे। जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो, जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो वे व्यर्थ कहलाते हैं। यानी जिन ठहरावों में एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ लागू नहीं होता, लॉ से जो लागू नहीं किए जा सकते, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ लागू होना चाहिए। अब एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ लागू कब होगा, इसमें हम आगे देखते हैं कि जिस ठहराव के साथ में 5 चीजें लागू होती हैं, 5 बातें लागू होती हैं, वो ठहराव अनुबंध बन जाता है। और जिस ठहराव में 5 चीजें लागू नहीं हो वो ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बनेगा। इसलिए इस ठहराव में एनफोर्सिएबिलिटी लागू नहीं है।
एनफोर्सेबिलिटी लोग के अनुसार लागू नहीं हो पाती है, इसलिए ठहराव व्यर्थ होता है। उन 5 चीजों में हो सकता है किसी न किसी चीज की कोई कमी होगी, और कमी होती है तो हम राज नियम से उसको लागू नहीं कर सकते। ये मैं आपको आगे की परिभाषा बताऊंगा कि कौन सी 5 चीजें हैं जो इसमें लागू होनी चाहिए। अगर वो लागू होती हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एनफोर्सेबिलिटी लागू नहीं होती। यहाँ हम परिभाषा में देखते हैं कि इसमें 2 चीजें लागू होती हैं, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन बन जाता है। इसके पश्चात अगली परिभाषा देते हैं, परिभाषा है 2H। 2H अनुबंध की परिभाषा है, जिसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में कहेंगे ठहराव जो राजनियम से लागू किया जा सकता है वह अनुबंध कहलाता है। ठहराव जो राजनियम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है अनुबंध है। यानी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। जिस ठहराव में राजनियम की प्रवर्तनीयता भी लागू हो जाए वो अनुबंध कहलाता है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे ठहराव प्लस राजनियम की प्रवर्तनीयता। ठहराव प्लस राजनियम की प्रवर्तनीयता, अगर ये चीज लागू हो गई तो इसको कहेंगे हम अनुबंध। अनुबंध बराबर ठहराव प्लस राजनियम की प्रवर्तनीयता। अब राजनियम की प्रवर्तनीयता के लिए कौन कौन सी बातें लागू होती है? इनमें 5 चीजें अगर लागू हो तो राजनियम की प्रवर्तनीयता आ जाएगी, जिसमें 1 नंबर है 2 पक्षकार होने चाहिए। प्रत्येक अनुबंध के लिए 2 पक्षकार होना जरूरी है। नंबर 2 है उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 और 12 में अनुबंध करने की क्षमता के बारे में लिखा गया है। कौन कौन से पक्षकार हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। तीसरी बात लागू होती है इसमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। यह फ्री कंसेंट है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 13 से 22 में दी गई। 13 से 22 में लिखा है कि वह सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए जिसमें उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात चौथी बात आती है वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्य। ये धारा 23, 24 और 25, धारा 23, 24 और 25 में वैधानिक प्रतिफल से प्रेरित उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें इसमें आएगी। अगर वह वैधानिक प्रतिफल रखता है और वैधानिक उद्देश्य भी रखता है तो उसको हम राजनियम की प्रवर्तनीयता में शामिल करेंगे। इसके पश्चात 5वीं बात आती है वह राजनियम द्वारा प्रवर्तित होना चाहिए। यानी जिन अनुबंधों को हम राजनियम से प्रवर्तित करवा सकते हैं वो है इसमें। तो इसमें दिया गया धारा 26, 27, 28, 29, 30, 36 और 56। इन धाराओं में इसको दिया गया है कि अगर आप इनको राजनियम से प्रवर्तित करवा सकते हैं, यानी कुछ ऐसे राजनियम हैं जिनको आप उसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप व्यापार करने के योग्य है, विवाह करने के योग्य है, ऐसे ठहराव को लेते हैं।
कुछ अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव हैं, कुछ ऐसे वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव हैं जिनमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लागू होती है। तो ऐसे ठहरावों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को हम लेते हैं कि अगर किसी अनुबंध में ये 5 चीजें शामिल है तब तो वह अनुबंध राजनियम से प्रवर्तनीय माना जाएगा। अगर इन 5 में से किसी भी एक तत्व की कमी होगी तो वह अनुबंध राजनियम द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होगा और वह ठहराव ही रहेगा, या उसको हम व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में लेंगे। तो ठहराव प्रस्ताव पर स्वीकृति होगी और अनुबंध ठहराव प्लस राजनियम की प्रवर्तनीयता होगी। इन दोनों में डिफरेंस है। यह है ठहराव में क्या अंतर, ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर है, या व्यर्थ ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर है। इनको हम इस रूप में कहेंगे कि व्यर्थ ठहराव वह है जिसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लागू नहीं होता है और अनुबंध वह है जिसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लागू होता है। यह परिभाषा हमारे सामने आई। अब अगली परिभाषा है व्यर्थनीय अनुबंध। इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है, जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय होता है और दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं होता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15, 16, 17, 18 इससे प्रभावित हो सकता है। वह अनुबंध हो सकता है उत्पीड़न द्वारा किया गया हो, अनुचित प्रभाव द्वारा किया गया हो, या वह कपट से प्रेरित हो या मिथ्या वर्णन से प्रेरित हो। तो इस रूप में अगर कोई अनुबंध किया जाता है तो जिसमें जिस व्यक्ति के साथ उत्पीड़न किया गया है वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर के कह सकता है कि मेरे साथ उत्पीड़न किया गया है और वह सिद्ध करने में सक्षम हो जाता है, तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर इस अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित किया जा सकता है। और अगर वह सक्षम नहीं होता है तो वह अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित नहीं करेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पीड़ित पक्षकार है वो चाहे वचनदाता पीड़ित हो, वो चाहे वचन ग्रहीता पीड़ित हो, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर इसको व्यर्थनीय घोषित हम करवा सकते हैं। और अंतिम परिभाषा इसमें दी गई है वो है व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध का मतलब है वह अनुबंध जो राजनियम से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता, उस समय व्यर्थ हो जाता है वह जब इस प्रकार से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता। किस रूप में है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी अनुबंध को कर तो लेते हैं लेकिन वो राजनियम से प्रवर्तनीय उस समय नहीं हो पाता है जबकि वह राजनियम से प्रवर्तित नहीं हो। कुछ बातों में हम कह सकते हैं, जैसे हमने कोई सिनेमा की टिकट ली, टिकट लेने के बाद सिनेमा हॉल और हमारा एक अनुबंध का निर्माण हो गया, लेकिन किसी कारण से सरकार ने धारा 144 लगा दी या कोई दंगे हो गए या कोई और कारण है जिस कारण से शहर में आप जाने आने की स्थिति में नहीं है और आप सिनेमा देखने की स्थिति में नहीं है, तो ये राजनियम के लागू होने के कारण से इस प्रकार से आप इस अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करवा सकते और यह अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो जाएगा। तो इन्हीं कारणों से आप अगर राजनियम लागू हो, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लागू हो, तो उन कारणों से आप चाहते हुए भी इस अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करवा पाते हैं। तो अगर नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी दशा में वह अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। आगे हम ये ले सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में क्या चीज आती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में क्या चीज आती है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। साथ में हम कह सकते हैं ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इस रूप में हम आपको अंतर समझना चाहिए। एंड इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि व्यर्थ ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर है, तो ये भी कह सकते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, आप ये कह सकते हो। तो कई प्रकार के डिफरेंस हमारे सामने आते हैं, इन डिफरेंस को भी हम इस रूप में समझ सकते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये 10 परिभाषाएं मैंने बताई है, इन 10 परिभाषाओं को हम एक प्रकार से कुछ बेस मानते हैं इसका बिजनेस लॉ का। और ये 10 परिभाषाएं अगर हमें कुछ टिप्स पे याद होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ने की स्थिति में। और ये बहुत ही हम कभी भी इनको ये नहीं करें
कि आप कुछ शब्द की जगह कुछ शब्द बोल रहे हो, वॉइड को वॉइडेबल बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्रीमेंट बोल रहे हो, तो आपको एकदम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि आप किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस बात की जानकारी। तो ये शब्दों का हालांकि बहुत सरल है, लेकिन शब्दों के अंदर बोलने में लिखने में हमसे जो दिक्कत आती है और फिर उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन 10 परिभाषाओं को आप अच्छी प्रकार से याद कर लें और इसके पश्चात आगे का जो आपका बिजनेस फ्लो है काफ़ी सरल हो जाएगा।